So in this video we are going to learn about chapter 13 magnetic effect of electric current and ये क्लास 10th का साइंस का 13th चैप्टर है और इसमें हम इतने जो ये टॉपिक्स है ये कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले करते हैं स्टार्ट इंट्रोडक्शन से। बात करते हैं व्हाट इज मैग्नेट। सो मैग्नेट इज एनी सब्सटेंस दैट अट्रैक्ट आयरन एंड आयरन लाइक सब्सटेंस। तो मैग्नेट क्या होगा? ऐसा सब्सटेंस जो आयरन और आयरन लाइक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, अब आता है कि आपको पता है गाइज ऐसी वायर जिसमें करंट कैरी करता है वो भी बिहेव लाइक अ मैग्नेट, वो भी वायर मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, सो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होती हैं और इलेक्ट्रिक जो मोटर्स होती हैं उसमें इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट आता है। वहीं जो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स होती हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक जनरेटर होती है उसमें मूविंग मैग्नेट होती है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक इफेक्ट आता है और उस इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को यूज़ करते हैं एज ए इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स होते हैं उसमें जो मूव करती है वो क्या होते हैं? हमारे मैग्नेट, उसकी वजह से जनरेट होता है हमारा इलेक्ट्रिसिटी, उसको यूज़ करते हैं हम एज ए इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, तो अब एक सर्किट देखते हैं, ये हमारा सर्किट है। ठीक है, इसमें जो कंपास है वो निडल शो कर रहा है हमारी करंट पास कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर करंट पास करता है तो ये डिफ्लेक्ट कर देगा। ठीक है, सो अब आता है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट की प्रॉपर्टीज क्या होती है? सो मैग्नेट हैज़ टू पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ, एज वी नो दैट। तो ये हमारा मैग्नेट बार है जिसके एक नॉर्थ पोल होगा एक साउथ पोल होगा। एंड जो लाइक पोल्स होते हैं वो रिपेल ईच अदर, मतलब जो सेम पोल होते हैं, जैसे नॉर्थ से दूर भागेगा और साउथ से दूर भागेगा। जो सेम पोल्स होंगे रिपेल ईच अदर। एंड वहीं अनलाइक पोल्स, मतलब जो डिफरेंट पोल्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ को अट्रैक्ट करेगा एंड साउथ और नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। एंड वहीं फ्रीली सस्पेंडेड बार magnet align itself in the nearly north south direction with its north pole towards the north direction। तो इसमें क्या होता है, जब पोल जो किसी भी मैग्नेट की जो डायरेक्शन हो, जो पोल्स होते हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं। ठीक है, सस्पेंड मतलब ऐसी मैग्नेट जिसके ना नॉर्थ पोल हो ना साउथ पोल हो, तो उसमें जो नॉर्थ पोल होगा वो नॉर्थ की तरफ डायरेक्ट करके रहेगा। क्योंकि देखो अगर किसी भी जो मैग्नेटिक बार होती है अगर उसके नॉर्थ और साउथ पोल है देन कभी भी वो नॉर्थ की तरफ डायरेक्ट नहीं करेगा, वो किधर किधर की तरफ डायरेक्ट करेगा? साउथ की तरफ। अब आते हैं हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फील्ड लाइन। तो इसमें लाइंस होती है, मैग्नेटिक फील्ड तो लाइंस होती हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। सो ये हमारी मैग्नेटिक बार और ये हमारी इसकी लाइंस। ठीक है, तो हमें से याद रखना जो मैग्नेटिक बार होती है उसकी जो फील्ड लाइन होती है वो स्टार्ट होती है नॉर्थ से एंड साउथ की तरफ जाती है। ठीक है, electric field arise from north pole and end into the south pole of the magnet। तो नॉर्थ पोल से स्टार्ट होगी एंड साउथ पोल पे जाएगी। मैंने उल्टा दे रखा है, तो ये कैसे जाएगी? नॉर्थ पोल से साउथ पोल। वहीं जो फील्ड लाइंस होती है वो हमेशा क्लोज्ड होती है। ठीक है, तो जो फील्ड लाइंस होती है ये हमेशा क्लोज्ड होती है, कभी भी ओपन नहीं रहती है। तो अगर नॉर्थ से निकली है तो ये साउथ पे जाके एंड जरूर होगी। एंड इसका तीसरा पॉइंट है, जितनी ज़्यादा जो लाइंस है, सपोज ये मेरी बार है, इसकी लाइंस है ऐसे, ठीक है, नॉर्थ से साउथ में जाती है ना, ये मेरी लाइंस है, जितनी ज़्यादा क्लोज होगी उतना ही हमारा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, और जो ये लाइंस होती है मैग्नेटिक बार की लाइंस होती है कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती है, हमेशा कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है। और इंटरसेक्ट तभी करेगी जब एक पॉइंट पे दो नॉर्थ होंगे और वो पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए जो ये लाइंस होती है इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। और अगर मैग्नेटिक बार की अंदर की बात करें तो ये सपोज मेरा नॉर्थ है ये साउथ है, तो डायरेक्शन क्या है हमारी? नॉर्थ से साउथ। ठीक है, लेकिन अंदर क्या होता है डायरेक्शन फील्ड लाइंस की? साउथ से नॉर्थ। मैग्नेटिक बार के अंदर अपोजिट डायरेक्शन हो जाती है। सो मतलब क्या है हमारा कि जितनी ज़्यादा लाइंस क्लोज होगी उतना ही मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा। तो मतलब क्या है, जो क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड।
अब आता है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट। तो जो सबसे पहला जो इंसान था, जो सबसे पहला साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रिक करंट हैज़ अ मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था एस.सी. ऑर्स्टेड। उन्होंने सबसे पहले बताया था कि इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा मैग्नेटिक बार है जिसकी डायरेक्शन है नॉर्थ से साउथ है, ठीक है। एंड इनसाइड द मैग्नेटिक बार क्या है, साउथ से नॉर्थ है। तो सबसे पहला जो रूल है हमारा वो क्या है, राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल मतलब अगर थंब को हम ऐसे रखेंगे इस शेप जैसे ये दिखा रहा है पिक्चर में, सो जो हमारी डायरेक्शन होगी वो क्या शो कर रही होगी, जो हमारी फिंगर्स होगी, अदर फिंगर होगी, वो क्या शो कर रही होगी, हमारी डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। जो थंब होगा वो हमारा शो करेगा हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। सो इमेजिन यू आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग अ स्ट्रेट कंडक्टर इन योर राइट हैंड। तो राइट हैंड थंब रूल है, तो राइट हैंड को यूज़ करेंगे इसके लिए। जो हमारी थंब होगा वो डायरेक्शन ऑफ करंट शो करेगा, वहीं जो हमारी फिंगर्स होंगी जिस तरफ रैप कर रही होंगी वो हमारी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड शो कर रही होंगी। सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट थ्रू द स्ट्रेट कंडक्टर। सो मैग्नेटिक फील्ड अगर कोई स्ट्रेट कंडक्टर से जनरेट होता है तो वो कैसा होगा। सो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द कंसंट्रिक सर्कल एट एवरी पॉइंट ऑफ कंडक्टर, ठीक है। और जो इसकी डायरेक्शन है हमें किससे पता कर सकते हैं, राइट थंब रूल से या कंपास से, कि उसकी डायरेक्शन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है या करंट की डायरेक्शन क्या है, ठीक है। एंड जो सर्कल्स होंगे वो नियरेस्ट होंगे किसके, कंडक्टर के। और जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्ट्रेंथ ऑफ करंट, मतलब जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा। और वहीं जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। जितनी दूर कंडक्टर होगा उतने ही कम मैग्नेटिक फील्ड होगा, जितना ही पास कंडक्टर के उतना ही मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा। तो ये हमारा कंडक्टर है, मतलब ये हमारा वायर है, ठीक है, सो ये हमारा वायर है ना, जिस इसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो इसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये क्लॉकवाइज, क्योंकि जो करंट की डायरेक्शन है वो क्या है, डाउनवर्ड है। अब आता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू द सर्कुलर लूप। पहले हमने पढ़ लिया स्ट्रेट कंडक्टर में, ऊपर पढ़ लिया हमने स्ट्रेट कंडक्टर। अब आता है हमारा सर्कुलर लूप। अगर करंट फ्लो कर रहा है हमारा सर्कुलर में तो उसके लिए कैसा होगा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द कंसेंट्रिक सर्कल एट एवरी पॉइंट। तो हर पॉइंट के लिए एक सर्कुलर मोशन होगा। एंड सर्कल बिकम्स लार्जर एंड लार्जर एज वी मूव अबव। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे सर्कल बढ़ता जाएगा। तो ये है हमारा कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, ये कंडक्टर है। और जो क्योंकि कंडक्टर है तो इसके जो एक यहाँ होगा, यहाँ तो सर्कुलर होगा, जैसे जैसे मूव करते जाएंगे ये उतना ही फैलता जाएगा, ठीक है। सो हम क्या कहेंगे, और तीसरा पॉइंट क्या है, एवरी पॉइंट ऑन द वायर कैरिंग द करंट वुड गिव द राइज द मैग्नेटिक फील्ड अपीयर एज अ स्ट्रेट लाइन एट द सेंटर ऑफ द लूप। तो सेंटर जब आएगा सर्कुलर का, जो ये हमारा वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, इसके सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो क्या हो जाएगी, एकदम स्ट्रेट हो जाएंगी। और जो डायरेक्शन शो करेगी ये होगा हमारा नॉर्थ और ये होगा हमारा साउथ, ठीक है। अब आता है हमारा ऐसे फैक्टर्स जो मैग्नेटिक फील्ड को अफेक्ट कर सकते हैं। तो पहला है मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर। जितना ज़्यादा करंट होगा उतना मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये हमने पढ़ लिया। दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड उतना ही कम होगा, तो मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, जितनी ज़्यादा कम डिस्टेंस होगी उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, ठीक है। एंड तीसरा है मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल्स। जितने ज़्यादा कॉइल्स होंगे, ठीक है, उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये तो ऑब्वियस है। तो ये जैसे हमारा ये सर्कुलर दे रखा है, ये कॉइल्स दे रखा है ये, तो जितने ज़्यादा कॉइल्स होंगे, जितने ज़्यादा मेटल्स होंगे उतना ही करंट फ्लो करेगा, है ना, और उतना ही मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा बनेगा हमारा। अब आता है मैग्नेटिक फील्ड इज एडिटिव इन नेचर, ठीक है। तो जैसे जैसे, क्योंकि देखो एक सर्कल में मैग्नेटिक फील्ड हो गया, दूसरे सर्कल में मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो ये क्या होगा, सारे मैग्नेटिक फील्ड आपस में ऐड होते जाएंगे। तो क्या कहा है इसका मतलब,
जो मैग्नेटिक फील्ड होता है एडिटिव होता है इन नेचर्स। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वन लूप एड अप टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अनदर लूप, एंड दिस इज बिकॉज द करंट इन ईच कलर टर्न्स हैज अ सेम डायरेक्शन। ठीक है, अब आता है हमारा सोलेनॉइड। सोलेनॉइड कुछ इस तरह होता है कि हमारे कुछ कॉइल्स होते हैं, उसे करंट के साथ ज्वाइन कर देता है, उसमें भी ऐसी हमारे करंट जो फील्ड लाइंस क्रिएट हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की। So a coil of many circular turns of insulated copper wire wrapped closely in a circular motion form। तो जो ये है ना कॉपर वायर, उसको सिलेंड्रिकल फॉर्म में ऐसे ऐसे रोल वो करेंगे, कॉइल करेंगे और उसे फिर कनेक्ट कर देंगे हमारे बैटरी से, करंट से। ठीक है, सो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है सोलेनॉइड का वो सिमिलर होता है मैग्नेटिक बार के। लेट मी शो यू। जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो सिमिलर होता है मैग्नेटिक बार के। मैग्नेटिक बार का भी ऐसे आ रहा था कुछ, लेट मी शो यू। तो जो मैग्नेटिक बार का वो उसका कैसा था, ऐसी था। ठीक है, ऐसी इसका भी आ रहा है सेम। सो हम कह सकते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड है सोलेनॉइड का वेरी सिमिलर टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड। एंड मैग्नेटिक फील्ड inside the solenoid is uniformly distributed and represented by the parallel lines। so solenoid में जो ये है जो ये मैग्नेटिक फील्ड से लाइंस है, ये क्या है, आपस में पैरेलल है। अब आगे जाते हैं, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो सपोज ये हमारा एक सर्किट है, current carrying solenoid coil is used to magnetize the steel and rod inside it। so देखो ये हमारे पास एक सोलेनॉइड है और इसके बीच में एक स्टील की रोड लगाई गई है। तो ये क्यों यूज़ किया गया है, क्योंकि अगर कोई भी मैग्नेट के इफेक्ट में पास में रहता है, जितना ही, जैसे आपने कभी ट्राई किया है ट्रेन की पटरी के नीचे कभी भी रखने पे वो सिक्का, कोई भी कॉइन को रखोगे तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। तो वो इस सोलेनॉइड का जो बिहेवियर है, मैग्नेटिक बिहेवियर, स्टील को देने के लिए हम इसे एक्सपेरिमेंट करने वाले। जो आउटसाइड ऑफ सोलेनॉइड होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की, नॉर्थ टू साउथ होगी, और इनसाइड क्या होगी, साउथ टू नॉर्थ, वेरी सिमिलर टू द मैग्नेटिक बार। सो हम क्या कर सकते हैं, सोलेनॉइड को यूज कर सकते हैं टू मैग्नेटाइज अ मैग्नेटिक मटेरियल लाइक अ सॉफ्ट आयरन। तो आयरन को मैग्नेटिक बार बनाने के लिए हम यूज कर सकते हैं सोलेनॉइड को, और सोलेनॉइड के जो ये अंदर है अंदर इंसर्ट कर सकते हैं आयरन रोड को। अब आता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट। सो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती है, टेम्पररी मैग्नेट होता है जिसे डीमैग्नेटाइज किया जा सकता है, मतलब उसका जो मैग्नेट का जो बिहेवियर है उसे खत्म किया जा सकता है, और उसकी जो स्ट्रेंथ है उसे कम भी की जा सकती है और बढ़ाई भी जा सकती है विद द इन्फ्लुएंस ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। जितना इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा करेंगे उतना ही उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगी, और जो उसकी पोलैरिटी होती है, मतलब जो उसके साउथ और नॉर्थ पोल होते हैं, उसको हम चेंज कर सकते हैं, साउथ टू नॉर्थ कर सकते हैं और नॉर्थ टू साउथ कर सकते हैं। ठीक है, सो ये होते हैं हमारे टेम्पररी मैग्नेट। फिर होता है जनरली स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। जो ये मैग्नेट्स होते हैं क्योंकि इनकी पावर स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं, तो अपनी मर्जी से जितनी मर्जी स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं, और वो किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक करंट पे। तो इलेक्ट्रिक करंट जितना ज़्यादा दोगे उतना ज़्यादा इसका वो बढ़ जाएगा। अब आता है परमानेंट मैग्नेट। तो परमानेंट मैग्नेट क्या होता है, जिसे डीमैग्नेटाइज नहीं किया जा सकता है। एक बार जो मैग्नेट है तो वो मैग्नेट रहेगा, उसको जो उसकी बिहेवियर है, मैग्नेट बिहेवियर है, उसको कभी खत्म नहीं कर सकते। जो स्ट्रेंथ है वो फिक्स रहती है, जितनी है उतनी रहेगी हमेशा के लिए। तीसरा है पोलैरिटी, कभी भी रिवर्स नहीं कर सकते। एक बार जो साउथ पोल फिक्स हो गया, नॉर्थ पोल फिक्स हो गया, वो ही रहेगा। एंड जनरली वीक मैग्नेट, जो ये मैग्नेट्स होते हैं वीक मैग्नेट होते हैं जनरली। अब आता है, क्योंकि गाइज जो मैग्नेटिक फील्ड है एक तरह का फोर्स है, तो एक फोर्स क्रिएट हो रहा होगा, एग्जिस्ट हो रहा होगा इसके ऊपर, तो फोर्स होना करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो जो साइंटिस्ट थे एंड्रे मैरी एम्पियर ने सजेस्ट किया था कि मैग्नेट ऑल्सो एग्जिस्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। तो मतलब क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर भी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एग्जर्ट करता है कंडक्टर पे, एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कंडक्टर इज द मैक्सिमम व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज राइट एंगल।
अगर कंडक्टर को हम राइट एंगल पर रखेंगे तो जो डिस्प्लेसमेंट होगी मैग्नेट से वो मैक्सिमम होगी। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, अगर अब हमने करंट की जो डायरेक्शन रिवर्स कर दी तो फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो भी रिवर्स हो जाएगी। तो ओनली जो मेन फैक्टर है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो है हमारे डायरेक्शन करंट पे। जैसे करंट के साथ हम वेरी करेंगे, उसकी प्रॉपर्टी को चेंज करेंगे या करंट की डायरेक्शन को चेंज करेंगे, करंट को वेरी करेंगे, कम ज़्यादा करेंगे, तो डायरेक्ट उसका इफेक्ट किस पे आएगा, करंट पे नहीं, मैग्नेटिक फील्ड पे। अब आता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। हमने राइट हैंड रूल पढ़ लिया, अब लेफ्ट हैंड रूल होता है। लेफ्ट हैंड रूल में जो ये हमारा हैंड यूज़ करेंगे वो हमारा लेफ्ट हैंड होगा। इसमें जो थंब होगा वो शो करेगा हमारा मोशन यानी कि फोर्स। मिडल फिंगर होगी वो हमारे करंट शो करेगी, एंड जो ये इंडेक्स फिंगर होगी ये हमारी फील्ड शो करेगी। तो जो फोर फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करती है, मिडल फिंगर का करंट की डायरेक्शन, एंड थंब मैग्नेटिक फील्ड की। And guys, let me tell you and let me inform you that also कि हार्ट एंड ब्रेन इन द ह्यूमन बॉडी हैव अ सिग्निफिकेंट मैग्नेटिक फील्ड। मतलब हमारा जो हार्ट ब्रेन है उसमें भी मैग्नेटिक इफेक्ट होता है कुछ ना कुछ, ठीक है। सो हम कुछ टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे जो मैग्नेटिक इफेक्ट और मैग्नेटिक फील्ड को यूज़ करते हैं। सो एमआरआई आपने सुना होगा, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो ये क्या करता है, हमारे जो इंटरनल ऑर्गेन्स होते हैं उसकी इमेज क्रिएट कर देता है, जिससे हम किसी भी डिसीज को डायग्नोस कर सकते हैं, पता कर सकते हैं और उसका फिर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। दूसरा है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, ये करंट प्रेजेंस को पता करने में मदद करता है, ठीक है। सो गैल्वेनोमीटर में भी मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ होता है, मैग्नेट का यूज़ होता है, जिससे हम करंट की प्रेजेंस को पता कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है हमारा इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक मोटर से हमारी, तो इलेक्ट्रिक मोटर्स में भी मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट यूज़ किया गया है। तो इसमें क्या होता है, सो इलेक्ट्रिक मोटर इज रोटेटिंग अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट होती है मैकेनिकल एनर्जी में, एंड द इलेक्ट्रिक मोटर कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर कॉइल ABC। सो रेक्टेंगुलर कॉइल होता है ABC, ठीक है, and the coil is placed in between the poles of the magnetic field such that the AB arm and CD are perpendicular to the direction of the magnetic field। तो जो ये बार है इसे ऐसा रखा गया है कि जो AB आर्म होगा, कहाँ है AB आर्म, सो जो ये AB आर्म होगा वो परपेंडिकुलर होगा, जैसे ये अभी कहाँ जाएगा, नॉर्थ से साउथ जाएगा, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ से साउथ। तो ये क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इसे ऐसे रखा गया है। जो कॉइल्स है उसके एंड को किसके साथ कनेक्ट किया गया है, P और Q रिंग के साथ। लेट मी शो यू, P और Q, हाँ ये रहा। सो ये P और Q पॉइंट है, ये कॉइल जो रोड है इसके साथ कनेक्ट किया गया है, एक्सेल के साथ। एंड गाइस क्योंकि ये मैग्नेट्स है, इसका एक पोल है नॉर्थ है, दूसरा साउथ है, ठीक है। लेट मी शो यू, सो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे होगी। तो इसकी वजह से जो ये कॉइल्स है, रेक्टेंगुलर कॉइल्स है, जिसका फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, जो AB की डायरेक्शन होगी, AB का फोर्स होगा ऊपर की तरफ होगा, एंड जो CD का फोर्स होगा वो नीचे की तरफ होगा, जिसकी वजह से जो कॉइल्स लगा रखी है, स्प्लिट रिंग लगा रखी है, ये भी मूव करेगी, और जिसकी वजह से जो ये Y है ये P के साथ कनेक्ट हो जाएगा, एंड ये X है ये Q के साथ कनेक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से जो करंट की डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। एंड लेट मी शो यू व्हाट, सो जो ये स्प्लिट रिंग होती है कि कम्यूटेटर की तरह एक्ट करती है, जो डायरेक्शन होती है करंट की उसे रिवर्स कर देती है। और जैसे करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दी तो मतलब क्या है, फोर्स की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी, जिसकी वजह से जो AB और CD आर्म्स है, इन जो पहले ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा था वो डाउनवर्ड की तरफ होगा, जो पहले
ए बी का फोर्स कहाँ था, वो अपवर्ड की तरफ, अब हो जाएगा डाउनवर्ड की तरफ, ठीक है। सो ये डाउनवर्ड की तरफ हो जाएगा, ये अपवर्ड की तरफ हो जाएगा। एंड क्योंकि अब ये रिवर्स हो गया तो देन अगेन अब क्या होगा, क्योंकि जो वाई था, वाई ब्रश था, वो कनेक्ट हो रहा था पी के साथ, अब कनेक्ट होगा क्यू के साथ। सो ये चीज़ चलती रहेगी और करंट की डायरेक्शन रिवर्स होती रहेगी, ऐसे ही चलता रहेगा। और यही कंसेप्ट होता है हमारे जनरेटर्स में। सो देयरफॉर द कोइल एंड द एक्सेल रोटेट हाफ टर्न मोर इन द सेम डायरेक्शन। तो हाफ टर्न्स लेते हैं सेम डायरेक्शन में, फिर रिवर्स होके फिर उसे रिपीट करते हैं हाफ डायरेक्शन में, हाफ रोटेशन में, जिसकी वजह से कंटिन्यूस रोटेट होता रहता है। तो अपोजिट फोर्स है जिसकी वजह से जो कॉइल, जो एक्सेल है, ये आपस में रोटेट करती है। हम आता है कम्यूटेटर्स। तो कम्यूटेटर्स क्या है, हमारा जो स्प्लिट रिंग था वही कम्यूटेटर्स होता है। तो कम्यूटेटर्स आर डिवाइस दैट रिवर्स द डायरेक्शन एंड द फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट थ्रू द सर्किट इज कॉल्ड कम्यूटेटर, ठीक है। एंड आर्मेचर क्या होता है, आर्मेचर क्या होता है, मैच्योर क्या होता है, आयरन कोर होता है जो इनहेंस करता है पावर ऑफ करंट, ठीक है, पावर ऑफ मोटर, सॉरी। सो अब कॉमर्शियल यूज ऑफ मोटर्स। तो मोटर्स के क्या यूज होते हैं। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, सो मोटर्स को क्या कर सकते हैं हम, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन प्लेस ऑफ परमानेंट मैग्नेट। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं उन्हें हम परमानेंट मैग्नेट की तरह यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम इसके स्ट्रेंथ भी बढ़ा सकते हैं, और जितने ज़्यादा टर्न्स होंगे उतनी ही ज़्यादा मैग्नेट की पावर जो ज़्यादा होगी, ठीक है। सो ये अपने हिसाब से हम इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं, कॉइल्स नंबर ऑफ टर्न्स कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। एंड सॉफ्ट आयरन जो कॉइल होता है, जो सॉफ्ट आयरन कोर होता है, वो क्या होता है, वाउंड होता है। सो उसे भी अपने अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकते हैं। अब आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इंडक्शन होता क्या है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी राइट साइड में, तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या, इलेक्ट्रॉन्स क्या होगी, वो डाउनवर्ड होगी, रिमेंबर दैट। सो इसे आप ऐसे देख सकते हैं, आप अपने लेफ्ट हैंड को यूज़ कर सकते हैं, और जिसमें थंब इंडिकेट कर रहा होगा हमारा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वहीं मैग्नेटिक फील्ड को कर रहा होगा हमारा इंडेक्स फिंगर। So when a conductor is placed in the changing magnetic field, so some current is induced. So changing magnetic field में कभी भी कंडक्टर को रखते हैं तो उसकी वजह से कुछ करंट मैग्नेटिक कंडक्टर में फ्लो करने लग जाता है, जिसकी वजह से करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट हो गया, जिसकी वजह से कहते हैं इसे मैग्नेटिक इंडक्शन। इसकी कुछ एक्टिविटीज़ है। अब आता है हमारा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। सो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में जो थंब है वो इंडिकेट करता है मूवमेंट ऑफ कंडक्टर। सेकंड है जो हमारी इंडेक्स फिंगर है वो डिनोट करती है, इंडिकेट करती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। मिडिल फिंगर डिनोट करती है हमारा करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस्ड। एंड ये 3 ही पॉइंट है। सो जो हमारा इलेक्ट्रिक जनरेटर है इसी रूल पे बेस्ड है, ठीक है। एंड यही जो रूल है इसको यूज़ करते हैं हम इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए। अब आता है हमारा इलेक्ट्रिक जनरेटर। पहले क्या था, इलेक्ट्रिक मोटर, अब आता है इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो इसमें क्या कर रहे थे हम, इलेक्ट्रिक जो करंट था उसे कन्वर्ट कर रहे थे, इलेक्ट्रिक जो एनर्जी उसे कन्वर्ट कर रहे थे मैकेनिकल एनर्जी में। और इसमें क्या करेंगे हम, इसमें क्या करते हैं हम, रोटेट करते हैं कंडक्टर को इन अ मैग्नेटिक फील्ड टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी। सो इलेक्ट्रिक जनरेटर मीन्स वी आर गोइंग टू यूज एज अ
इलेक्ट्रिक जनरेटर। सो इसमें भी सेम कंसेप्ट ही है। तो इसमें हमारी दो रिंग आ जाती है, एक R1 एक R2, ठीक है। एंड और इसमें जो दो कंडक्टिंग ब्रश है V1 एंड V2, उसे R1 एंड R2 के दूसरे साइड में रखा जाता है, ठीक है। और जो ब्रशेस के जो एंड है उसे कनेक्ट किया गया है हमारा गैल्वेनोमीटर से टू शो द करंट इन द गिवन इलेक्ट्रिक कंडक्टर सर्किट। सो करंट अगर गैल्वेनोमीटर शो करता है कि करंट फ्लो कर रहा है तो हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाता है। तो ये होता कैसे है, लेट्स सी। सो ये आप देख सकते हैं, जो इसका एक कॉइल है इसे कनेक्ट कर रखा है एक सर्किट के पॉइंट के साथ, दूसरा कॉइल है दूसरे सर्किट के साथ कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। तो B1 एंड B2 आर कनेक्टेड टू द गैल्वेनोमीटर, है ना। सो टू गेट अ डायरेक्ट करंट, इसके लिए हमें स्प्लिट रिंग यूज करनी पड़ेगी, जिसे कहते हैं हम कम्यूटेटर, जो रिवर्स कर देता है करंट की डायरेक्शन को। सो इस अरेंजमेंट के साथ क्या होगा, जो वन ब्रश होगा, B1 होगा या B2 होगा, वो क्या करेगा, जो आर्म्स होंगी ए बी और ये होगा, क्या नाम है, लेट मी शो यू, पहले फिगर्स देख लेते हैं। सो जो B1 है ये कनेक्टेड है AB के साथ, एंड B2 कनेक्टेड है CD के साथ। जो AB की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, अपवर्ड, एंड CD की डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड, ठीक है। तो फोर्स की वजह से जो ये रिंग है ये क्या होंगी, हाफ रोटेट होगी, और हाफ रोटेट की वजह से जो B1 है ये थोड़ी रोटेट होगी, ठीक है। सो जो B1 है, लेट मी शो यू व्हाट इज सेइंग। हाँ, तो जो जो डायरेक्ट करंट होगा वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा, वाइल द अल्टरनेटिव रिवर्स इट्स। तो जो डायरेक्ट करंट होगा वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा, वहीं जो अल्टरनेटिव करंट होगा वो अपनी डायरेक्शन पीरियडिकली रिवर्स करता रहेगा। तो ये कुछ इस तरह होता है। तो अब पढ़ते हैं अल्टरनेट करंट क्या होता है। तो अल्टरनेट करंट क्या होता है, जो अपनी डायरेक्शन पीरियडिकली चेंज करता रहता है, कभी भी एक ही डायरेक्शन में फ्लो नहीं होता है, ठीक है। एंड इन इंडिया AC रिवर्स इट डायरेक्शन इन एवरी 1/100 सेकेंड, मतलब 100th टाइम सेकेंड में, हर सेकेंड में इतने सेकेंड में ये हमेशा चेंज करता है अपनी डायरेक्शन। तो टाइम पीरियड क्या हो गया, 1/100 अपॉन में प्लस में 1/100 1/50 सेकेंड, एंड फ्रिक्वेंसी क्या होगी हमारी 50 हर्ट्ज, ठीक है। तो अल्टरनेटिव की करंट की फ्रिक्वेंसी क्या होगी 50 हर्ट्ज। एडवांटेज क्या होता है कि ये जो AC करंट होता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है, ट्रांसमिट हो जाता है विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी। तो इसमें एनर्जी बहुत कम लॉस होती है। और डिसएडवांटेज क्या होता है, इस करंट को हम स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है। जो जैसे इन्वर्टर में स्टोर करते हैं एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो उसमें हम उस कंडीशन में हम AC को यूज़ नहीं कर सकते। इन दैट कंडीशन वी नीड टू यूज़ डायरेक्ट करंट, ठीक है। एंड वहीं जो DC होता है वो अपनी डायरेक्शन रिवर्स नहीं करता, और वहीं DC को हम स्टोर कर सकते हैं, मतलब डायरेक्ट करंट को हम स्टोर कर सकते हैं। लेकिन जो ट्रांसमिशन होता है, लॉन्ग डिस्टेंस का ट्रांसमिशन होता है, जैसे हाई डिस्टेंस, स्पेशली हाई डिस्टेंस में जो लॉस ऑफ एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है DC डायरेक्ट करंट में। एंड जो डायरेक्ट करंट के जो सोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेल, बैटरी, स्टोरेज सेल्स। जो ज़्यादातर सेल्स होते हैं उनमें डायरेक्ट करंट ही यूज किया जाता है। अब डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। जो डोमेस्टिक जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसमें जो रेड कलर होता है, रेड कलर वाला जो वायर होता है उसे कहते हैं हम लाइव वायर, ठीक है। ये थोड़ा नॉलेज वाला है, इसे आपको घर में भी काम आ सकता है। दूसरा होता है नेगेटिव वायर, इसे कहते हैं हम न्यूट्रल वायर, और ये ब्लैक कलर में होता है। वहीं जो ग्रीन वायर होता है वो होता है हमारा अर्थ वायर, ठीक है। सो ये पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द लाइव एंड न्यूट्रल वायर इन इंडिया इज 220 वोल्ट। ये रिमेंबर दैट, याद रखना कि इंडिया में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है लाइव और न्यूट्रल वायर के बीच में वो क्या होता है
220 वोल्ट। ठीक है, तो जो ये हमारा पोल है, पोल से पहले मेन सप्लाई में जाएगा, देन फ्यूज़ में जाएगा, फिर इलेक्ट्रिक मीटर में जाएगा, फिर डिस्ट्रीब्यूट बॉक्स में जाएगा जहाँ से सारे डिस्ट्रीब्यूट जाएंगे, फिर ये सेपरेट सेपरेट सर्किट्स में, सेपरेट सेपरेट बॉक्स में, सर्किट्स में जाएगा ये। ठीक है, ये ऐसे कनेक्टेड है। सो अगर हम इसे समझे, सो ये रहा हमारा इलेक्ट्रिक बोर्ड, फ्यूज़, फिर इलेक्ट्रिक मीटर्स, फिर डिस्ट्रीब्यूटेड बॉक्स जैसे एमसी, हमारी एमसी से ये फिर सारे हमारे बोर्ड्स में जाएगा। ठीक है, सो लेट मी अंडरस्टैंड दैट। सो जी ये होगा हमारा लाइव वायर, जो इसका कलर क्या होता है हमारा रेड, और न्यूट्रल वायर का होता है हमारा ब्लैक। ठीक है, और इसमें कलर भी ऐसे ही शो कर रखे हैं। ओके, सो आप इस सर्किट को देख के समझ सकते हैं कि हमारे घर की जो लाइटनिंग होती है, जो कनेक्ट होती है, वो इस तरह होती है। ठीक है, और जो अर्थ वायर होता है वो किससे कनेक्ट होता है, डायरेक्ट होता है, हमारे जो बोर्ड्स होते हैं, घर के बोर्ड्स होते हैं, सॉकेट्स होते हैं, उनके साथ डायरेक्ट कनेक्ट होता है। ठीक है, तो अर्थ वायर का एडवांटेज क्या होता है कि अर्थ वायर हमें प्रोटेक्ट करता है इलेक्ट्रिक शॉक से, अगर कोई लीकेज हो जाता है करंट का, स्पेशली मेटेलिक बॉडी अप्लायंसेस में। और इससे ये ऑल्सो प्रोवाइड कराता है हमारा लो रेजिस्टेंस पाथ फॉर द करंट इन केस ऑफ लीकेज ऑफ करंट। ठीक है, दूसरा है हमारा शॉर्ट सर्किट। व्हेन अ लाइव वायर कम्स इन अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द न्यूट्रल वायर एक्सीडेंटली। ठीक है, कभी कभार होता है ना, दो वायर आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, तो इससे क्या होता है, जो रेसिस्टेंस होता है वो लो हो जाता है, जिसकी वजह से ओवरलोडिंग हो जाती है। इसकी वजह से सारी जो लाइट होती है सारी बंद हो जाती है। एक बार मेरे साथ भी हुआ था कि मैंने जो दो वो होते बोर्ड, जो एक प्लस होता है एक माइनस होता है, दोनों को मैंने कनेक्ट कर दिया था, इसकी वजह से लोड ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से सारी जो लाइट फाइट्स बंद हो जाती है। ठीक है, अब बता ओवरलोडिंग। सो इसमें दो वायर होते हैं, एक होता है लाइव वायर, एक होता है न्यूट्रल वायर। तो लाइव वायर होता है रेड कवर में, ब्लैक कवर में होता है हमारा न्यूट्रल वायर। नाउ overloading, when a current drawn is more than the current carrying capacity of a conductor, अगर कंडक्टर की जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा हमें करंट खींचते हैं तो उसे कहते हैं ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग की वजह से जिसका आपका जो अप्लायंस है, इलेक्ट्रिक अप्लायंस है, वो ख़राब हो सकता है। ठीक है, तो ओवरलोडिंग के कारण क्या हो सकते हैं, ज़्यादा वोल्टेज एकदम से बढ़ जाना, एक से ज़्यादा अप्लायंसेस को यूज़ करना एक ही सिंगल सॉकेट में। ठीक है, एंड सेफ्टी डिवाइस क्या हो सकते हैं जिसे हम यूज़ कर सकते हैं इन चीज़ों से बचने के लिए, इलेक्ट्रिक फ्यूज़, इलेक्ट्रिक वायर एंड एमसीबी। ठीक है, एमसीबी को यूज़ कर सकते हैं। सो ये हमारे जो इलेक्ट्रिक शॉक्स होते हैं उनको बचाने के लिए यूज़ हो सकते हैं। तो गाइस दिस इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर, एंड दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जाम बिकॉज इट्स वेटेज इज़ अबाउट 8 मार्क्स, एंड इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है 2 मार्क्स का, एक 3 मार्क्स का और एक 4 मार्क्स का। सो आप उसके अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। तो आपको सारे कंसेप्ट अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे और उसके कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर लेना, न्यूमेरिकल फॉर्मूले बेसिस होंगे तो वो सॉल्व कर लेना, तो ये चैप्टर पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। ठीक है, आई होप यू लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।